हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 सेट सी को हल करेंगे। इसके लास्ट दो वीडियो में ना हम लोगों ने ना बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 का सेट ए और सेट बी को हल किया था, और ये 2020 सेट सी का ही क्या है वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 2020 का सेट सी का पूरा हल देखेंगे, कैसे कैसे इसको हल करना है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखे। सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है, यदि पी एक्स बराबर 2x² माइनस पी 3x धन 6 हो तो पी 2 का मान ज्ञात करिए। तो देखिए बहुत आसान है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी एक्स बराबर कितना है, 2x² माइनस 3x धन 6 है ना, तो पी 2 का मान निकालना है। देखिए तो बच्चे बहुत आसान है ना, कैसे करना है। यहाँ पर देखिए पी के जगह पी है और x की जगह क्या है, 2 है। तो हम लोग के क्या करेंगे, x के जगह 2 का मान रख देंगे, मतलब कि p को p लिख दिए और x की जगह 2 लिख दिए। यहाँ 2 था, यहाँ पर x घात 2। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, 2 और x² के बीच में ना, x² के बीच में कोई कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। 2 और x² के बीच में क्या रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है, इसलिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया हूँ। -3, वैसे ही 3 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है और x का मान है 2 रख दिया। धन 6 बराबर धन 6। देखिए 2 को 2 लिख दिया। 2 का घात 2 कितना होता है, 2 का घात 2 बच्चे समझोगे ना, तो 2 का घात 2 ना, इसका मतलब होता है कि 2 को 2 बार लिखना है। सर अगर यहाँ 2 का घात 3 रहता तो 2 को बच्चे 3 बार लिखते, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 लिख दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया 4, 3 गुणे 2 6 और धन 6, 2 चक्को 8 होता है, -6 धन 6। ध्यान से देखिएगा ना कि ये -6 और ये +6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 उत्तर आ जाएगा। तो 8 यहाँ पर कहाँ है, तो सी में है, तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे को हल करते हैं। दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरा बोला जा रहा है वर्ग समीकरण 4x² माइनस 4x धन 1 बराबर 0 के विविक्तर का मान क्या होगा। तो विविक्तर का मान क्या होगा, तो बच्चे इसके लिए ना मैंने आपको बताया था ना कि विविक्तर का एक सूत्र होता है, विविक्तर d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो सर इसमें b, a और c का मान कहाँ से निकाले। देखिए बच्चे b, a और c का मान कैसे निकालते हैं। तो b, a और c का मान निकालने के लिए जो वर्ग समीकरण दिया है उसको पहले लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर और इसकी तुलना करवाते हैं हम लोग, ax² धन bx धन c बराबर 0 से। तुलना करवाने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है a बराबर b बराबर c बराबर क्या क्या मिला, a बराबर, तो देखिए x² से तुलना हो गया तो a बराबर कितना आ गया, 4। x से तुलना हो गया तो b बराबर कितना आ गया, -4। c बराबर कितना आ गया, c बराबर आ गया 1। तो देखिए अब इसको हल करते हैं, अब बहुत आसान हो गया। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान है 4, गुणे c का मान कितना है 1। तो देखिए -4 का घात 2, -4 का घात 2 ना बच्चे क्या होता है, तो -4 का घात 2 है, तो -4 को 2 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर घात 2 था तो 2 को 2 बार लिखे थे, वैसे इस बार -4 को 2 बार लिखेंगे। देखिए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 चौको होता है 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और 4 चौको 16, और 16 - 16 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि बिंदु -2, 4 किस चतुर्थांश में होगा। तो बच्चे 2, -4 जो है ना, -2, 4, तो बोलोगे बिंदु -2, 4 है। तो देखिए आप लोग को बताया गया था कि ऐसे करके क्या होता है, तो देखिए आप लोग को बताया गया था ना कि ऐसे क्या होता है, हम लोग बनाते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चतुर्थांश। तो देखिए बच्चे होता क्या है, यहाँ होता ये है ना कि ना जो ये प्रथम चतुर्थांश रहता है ना, यहाँ पर x और y दोनों का मान क्या रहता है, धनात्मक रहता है। द्वितीय में x का मान ऋणात्मक रहता है लेकिन y का मान धनात्मक रहता है, और तृतीय में x और y दोनों का मान क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है।
चतुर्थ में x का मान धनात्मक लेकिन y का मान ऋणात्मक रहता है। तो देखिए जो ये पहला मान होता है ना, पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का होता है। तो अगर आप तुलना कर पा रहे होंगे इस बिंदु की कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में रह सकता है, तो आप देखेंगे ना कि x का मान ऋणात्मक है और y का मान धनात्मक है, तो ये कहाँ होगा, ये होगा द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश का उत्तर हो जाएगा, मतलब कि इसका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा को। देखिए इसमें चौथा क्या बोला जा रहा है, चौथा बोला जा रहा है साइन 30 डिग्री गुणे कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर है साइन 30 डिग्री गुणे कॉसेक 30 डिग्री। तो बच्चे याद रखिए साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ना वो होता है 1/2 और कॉसेक 30 डिग्री ना बच्चे, देखिए कॉसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा होता है। तो पहले आप क्या करिए, साइन कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आप साइन 30 का मान निकालिए और उसको उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर ना देखिए कॉसेक 30 का मान निकालने के लिए साइन के मान को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 30 है तो 30 के ही मान को उल्टा करेंगे। अगर यहाँ लिखा था 45 तो साइन 45 के मान को उल्टा करते। तो यहाँ पर 30 का मान कितना है 1/2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना होगा 2/1, 2/1। अब क्या होगा यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे ना कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ गया 1/1, मतलब 1 आपका उत्तर आ गया। और 1 कहाँ पर है, 1 है ए में, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा को हल करते हैं। देखिए बच्चे पाँचवा क्या बोला जा रहा है, पाँचवा बोला जा रहा है यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है। तो बच्चे याद रखिए ना, सावधि जमा खाता जब भी आएगा, सावधि जमा खाता जब भी आएगा ना तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है, पहला याद रखना है कि अगर ब्याज की गणना, अगर वार्षिक दर की, अगर ब्याज की गणना क्या होती है, छमाही आधार पर की जाती है। ब्याज की गणना अगर मान लो कि पहला आता है कि वार्षिक पर की जाती है, दूसरा आता है छमाही पर की जाती है, या और तीसरा आता है तिमाही पर की जाती है। ठीक है ना। तो मैंने ना आपको ना ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला ना सेट बी में ना जब यही प्रश्न हल कर रहे थे ना, ऐसा प्रश्न ही तो मैंने आपको उस समय करवाया था आपको। ठीक है ना। सेट बी में वो प्रश्न 5वां था, उसमें हल करवाया था। तो मैंने बताया था ना कि आप लोगों को कि ना जब भी तिमाही रहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, दर को करते हैं 4 से भाग, दर को करते हैं 4 से भाग और समय को करते हैं हम लोग 4 से गुणा। क्या करते हैं, 4 से गुणा। 4 से भाग का मतलब होता है कि 1/4। 4 से भाग को बोलते हैं 1/4 और 4 से गुणा को बोलते हैं 4 गुना। ठीक है ना। और वही जब छमाही रहता है तो हम लोग दर को करते हैं 2 से भाग, 2 से भाग को बोलते हैं आधा। और वही समय को करते हैं हम लोग 2 से गुणा। क्या करते हैं, 2 से गुणा, और 2 से गुणा को हम लोग बोलते हैं दोगुना, दुगना। अगर बस वार्षिक बोलता है कि अगर ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है तो दर को कुछ नहीं, दर जो दिया रहेगा उसको ऐसे छोड़ देंगे। दर अगर दिया है 10 तो उसको 10% ही छोड़ देंगे, और समय अगर दिया है 3 वर्ष तो उसको 3 वर्ष ही छोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ना कि यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर, देखो छमाही है तो वार्षिक दर क्या हो जाता है, तो वार्षिक दर होता है आधा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। देखिएगा बी क्या बोला जा रहा है, बी बोला जा रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है √5 धन 1 और √5 - 1 का समांतर माध्य। तो बच्चे समांतर माध्य का सूत्र होता है a धन b/2। देखिए a का मान क्या है, a का मान है √5 धन 1, धन है तो धन, b का मान √5 - 1 और /2। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ +1 और -1 दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। √5 होता है 2√5/2, 2√5/2, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो कितना आ गया √5। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका √5। अब दिक्कत आ रहा होगा कि सर ये √5 2 √5 कैसे हुआ। बच्चे ये बताइए x + x कितना होता है, तो बोलोगे 2x। वैसे ही √5 और √5 कितना होता है, 2√5। सर कैसे, देखिए आगे में इसके 1 है और 1 है, 1 और 1 2, तो उसमें भी आगे में 1 और 1 रहता है, तो 1 और 1 2। ठीक है ना। आगे हल करते हैं बी को।
देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, यदि ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो तो मध्यानुपाती डैश होगा। तो बच्चे देखिए ना, ए अनुपाते बी अनुपाते सी हो तो मध्यानुपाती क्या होगा। तो बच्चे देखिए ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना कि जब भी तीन संख्याएं अनुपात में दी रहती है ना, तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं 2 बार। तो लिख दो, बीच वाले को 2 बार लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चे, अब ना इसको ना क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1/b। 1/b मतलब इसको मतलब होता है बटा, इसका मतलब क्या होता है बटा, अनुपात का मतलब बटा, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर। ये ए अनुपाते बी और ये हो गया बी अनुपाते सी। अब क्या करेंगे, अब करवाएंगे तिर्यक गुणा। देखिए बी क्या है, मध्यानुपात है। बी को क्या बोलते हैं हम लोग, मध्यानुपात बोलते हैं। हमको यही मध्यानुपात ही निकालना है, मध्यानुपात ही निकालना है ना, मध्यानुपात बोलते हैं। तो देखिए, तो b का b से गुणा, तिर्यक गुणा करवाएंगे, b का b से गुणा तो b स्क्वायर, और a का a से गुणा क्या हो जाएगा ac। सर ये b स्क्वायर कैसे हुआ बच्चे, x का x से गुणा क्या होता है, तो बोलोगे x स्क्वायर। तो वैसे ही b का b से गुणा क्या हो जाता है b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, b को b ही छोड़ देते हैं और ac को ac लिखते हैं। बोलोगे सर यहाँ तो स्क्वायर था, ये मतलब यहाँ तो वर्ग था, ये वर्ग कहाँ गया बच्चे। तो जब वर्ग ना LHS बायां पक्ष से दाएं पक्ष में जाता है ना, तो क्या बन जाता है ये वर्गमूल, क्या बन जाता है वर्गमूल। और यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। ये समझ में आए कैसे हो गया ये। तो बच्चे याद रखिए, जब भी वर्ग क्या होता है बायां पक्ष से दाएं पक्ष में जाता है ना, तो वर्ग बन जाता है वर्गमूल, और प्लस माइनस का चिन्ह आगे में लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मध्यानुपाती क्या आ गया, मध्यानुपाती आ गया b बराबर √a प्लस सी प्लस माइनस √a प्लस सी, सॉरी a गुणा c आ गया। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी डैश बराबर होती है। तो दो वृत्त सर्वांगसम है, सर्वांगसम मैंने पहले बताया था ना, सर्वांगसम क्या होता है पहले ये समझिए। सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब मैंने बताया था कि समान आकृति प्लस समान आकार, मतलब कि जिसकी आकृति भी समान हो और आकार भी समान हो, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। तो दो वृत्त सर्वांगसम हो गए, तो मैं पहले बोलूँ कि बताओ ये वृत्त और ये वृत्त क्या सर्वांगसम है। तो बोलोगे सर बिल्कुल सर्वांगसम नहीं है। क्यों देखिए ये दोनों समरूप है, ये दोनों समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। समरूप मतलब होता है जिसकी आकृति केवल और केवल आकृति समान हो, उसको बोलते हैं समरूप। तो ये दोनों समरूप तो है क्योंकि ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। अब मैं बोलूँ क्या ये और ये सर्वांगसम है, तो बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि ना तो इनकी आकृति समान है ना ही आकार समान है। अब मैं बोल दूँ क्या ये वृत्त और ये वृत्त सर्वांगसम है, तो बोलोगे यस सर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है। क्यों बताता हूँ ना, सर्वांगसम का ये होता है ना कि मान लो कि इसका त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या बना हुआ है 1 सेंटीमीटर का, और ये बना हुआ है त्रिज्या 2 सेंटीमीटर का। तो देखिए ये भी क्या है, एक वृत्त है, ये भी एक वृत्त है। तो ये समरूप तो है, ये समरूप है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। अब ये ना तो समरूप है और ना ही ये सर्वांगसम है, ठीक है। तीसरा ये बोलोगे ये समरूप भी है और ये सर्वांगसम भी है, मतलब कि अगर इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। तो दो वृत्त सर्वांगसम तब होते हैं जब उनकी क्या होती है, जब उनकी त्रिज्या या फिर उनका व्यास बराबर होता है। तो बच्चे देखिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं त्रिज्या, और पूरा यहाँ से मतलब कि केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, और केंद्र बिंदु से इधर भी अगर हम मिला देंगे परिधि तक की दूरी तो ये दोनों को भी बोल देंगे, मतलब कि ये दोनों यहाँ से इस परिधि के बिंदु से इस परिधि के बिंदु तक की दूरी को बोलते हैं व्यास। तो आप बोल सकते हो ना कि व्यास क्या होता है, तो व्यास एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करते हुए वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, उसको बोलते हैं व्यास। तो दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या या फिर व्यास बराबर होते हैं तब, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो चौथा प्रश्न में बोला जा रहा है tan 90 - 30 का मान होगा। tan 90 - 30 का मान क्या होगा, तो देखिए ना बच्चे बहुत आसान है। tan 90 - 30 तो लिख दो यहाँ पर tan 90 - 33
सॉरी 90 माइनस 33 था ना, तो देखिए टेन को तो 10 लिख दिए, 90 में 33 को माइनस कर लो, तो 90 में 33 को माइनस करो तो कितना आएगा 57 डिग्री। तो 10 90 माइनस 33 का मान कितना होता है 57, 10 57 होता है। या फिर देखिए 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 33, तो इसका आंसर आ जाएगा या तो 10 57 बोल दो या तो कॉट 33 बोल दो, इसका दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर सूत्र क्या लगा है, तो यहाँ पर बोलोगे ना, यहाँ पर सूत्र लगा है 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, और एक और बोल सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। वैसे ही यहाँ पर आ सकता है कि साइन, ऐसा लिखा रहेगा साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा। वैसे ही सेक 90 माइनस थीटा बोल सकते हो सेक 90 माइनस थीटा, तो ये आता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ये आता है सेक थीटा। ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न आ सकता है। पांचवा बोला जा रहा है कि दो सम संख्याओं का जोड़, मान लो पहली सम संख्या 6 है, दूसरी सम संख्या क्या है 14 है। पहली सम संख्या 6 और दूसरी सम संख्या क्या है 14 है, दोनों का जोड़ क्या आ गया 20। क्या आ गया, ये सम संख्या ही आ गया। क्या आ गया, सम संख्या। तो बोलोगे दो सम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होता है। ठीक है ना। तो अब हल करते हैं सी को। देखिएगा सी का पहला बोला जा रहा है, सी में है सत्य और असत्य लिखना है। पहला है सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो देखिए ना बच्चे, मैंने बताया था ना समरूप मतलब क्या होता है समरूप, समरूप मतलब होता है समान आकृति, समान आकृति। तो देखिए दो वृत्त बना लो, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है। ठीक है ना। मान लो एक और वृत्त बना लो, ऐसा एक वृत्त बना लो, एक ऐसा बना लो, ये ऐसा वृत्त बना लो, ये ऐसा वृत्त बना लो। तो बोला जाएगा, देखिए ना ये बच्चे ना वृत्त ही है ना, थोड़ा समझिएगा कि ये वृत्त ही बनाने की कोशिश किया है मैंने। तो देखिए ये बच्चे, देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों क्या है सेम सेम माप के बने हुए हैं। तो आप बोल सकते हो क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप मतलब होता है कि बस उनकी आकृति समान होनी चाहिए। ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, मतलब कि ये समरूप है। ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, मतलब कि ये समरूप है। ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, मतलब कि ये समरूप है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, और ये बात क्या है बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। ठीक है ना। सत्य लिख दोगे यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिएगा सत्य है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित, देखिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं वाई अक्ष। तो याद रखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का, मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, और कहीं भी मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका वाई निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। एक्स भले ही कुछ ना कुछ होगा, इसका भी क्या होगा वाई निर्देशांक हमेशा 0 होगा। एक्स कुछ ना कुछ होगा, इसका भी वाई निर्देशांक मतलब कि इसका भी, ये तो 0,0 होता ही है, 0,0 होता ही है। तो यहाँ पर मान लो कि ये x1 है ये x2 है। ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, जो कि बिल्कुल सत्य है। और ऐसा ही क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, तो ये भी बात क्या है बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है घन में 7 कोरे होती है। घन, अब दो तरीके होते हैं, मतलब कि एक तो घन होता है घनाभ होता है। घन क्या होता है, घन जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या होती है समान समान होती हैं, बराबर होती है। तो मान लीजिए कि एक घन है ये ऐसा, ठीक है ना। ये तो पहले एक वर्ग है, वर्ग को मिला करके क्या बनता है घन बनता है। ठीक है ना। तो देखिए तो ये क्या है घन है। तो घन में 7 कोरे होती है बच्चे, कोर इसको बोलते हैं, कोर इसको बोलते हैं, ये कोर है। ठीक है ना, ये कोर है। तो कितने कोर है गिनिए तो, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर, 9, 10, 11, 12। कितने कोर होती है 12 होती है, लेकिन ये बोल रहा है 7 होती है, तो ये बात क्या बोल रहा है बिल्कुल असत्य बोल रहा है।
ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो चौथा प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न बोला जा रहा है कि सेवा कर अप्रत्यक्ष कर होता है। तो बिल्कुल सेवा कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर ही होता है, ठीक है। तो सेवा कर ये बस स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट की एक वाक्य लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा कि सेवा कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। पांचवा देखिए, पांचवा हल करते हैं। पांचवा बोला जा रहा है, पांचवा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो बच्चे याद रखिए, अगर कोई भी तीन माप दिया है, मान लीजिए कि एक दिया है 2 सेंटीमीटर, एक दिया है 3 सेंटीमीटर और एक दिया है 4 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि क्या हम इन तीनों माप का यूज़ करके एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो बच्चे त्रिभुज तभी बनेगा ना जब दो भुजाओं का योग, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी त्रिभुज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर पहले 2 धन 3 करिए, 2 धन 3, 2 धन 3 करिए, देखिए कितना आ गया, 2 धन 3, गलती हो गया ना, 2 धन 3 करेंगे तो 2 धन 3 आता है 5, और यहाँ पर है तीसरा भुजा 4। तो देखिए 5 ज़्यादा होता है, हाँ अभी बन सकता है, लेकिन अभी और चेक करना है। अभी 2 और 3 का चेक किए, अब 2 और 4 का चेक करिए, 2 और 4 का, 2 और 4 का चेक करोगे, क्या ये 3 से ज़्यादा है, तो बोलोगे 2 और 4 6 होता है, हाँ अभी भी ये बन सकता है। अब 2 का चेक कर लिए हैं, अब 3 और 4 का चेक कर लिए, 3 और 4 क्या है 2 से बड़ा है, तो बोलोगे 4 और 3 7, हाँ बिल्कुल। तो इन तीनों का माप लेकर के क्या कर सकते हो, आप त्रिभुज बना सकते हो। अब आगे दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक उदाहरण है, दूसरा है एक 4 3 और 7, 4 3 और 7 है ना, तो क्या इससे त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। अगर हमको 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया है तो हम इसे त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखिए इसको भी चेक करिए, बोले कि 4 धन 3, क्या ये 7 से बड़ा होता है, तो 4 धन 3 7, 7 क्या 7 से बड़ा होता है क्या, तो ये बिल्कुल नहीं, 7 7 से कभी बड़ा नहीं होता है। तो हम लोग 4 3 और 7 का प्रयोग करके कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। देखिए ये बाकी चीज़ें तो सही रहेंगी, 4 और 7, 4 और 7 क्या 3 से बड़ा है, तो 7 4 11, हाँ ये बिल्कुल बड़ा है। बाकी 3 और 7 क्या 4 से बड़ा है, तो 7 3 10, हाँ ये बिल्कुल 4 से बड़ा है। लेकिन ये वाला चीज़ संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मतलब कि इन तीनों से हम लोग कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटी या उसके बराबर नहीं हो सकती। अगर छोटी होगी तो भी ये कथन असत्य होगा, अगर उसके बराबर होगी तो भी ये कथन असत्य होगा, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो इसका सही वाक्य क्या होना चाहिए, इसका सही वाक्य होना चाहिए ये कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब ये कथन बिल्कुल सत्य था। लेकिन अभी ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। तो इसमें बोल दोगे कि ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है, असत्य, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अब प्रश्न क्रमांक 2 से ना हम लोग क्या करते हैं, बुक में ना कॉपी में ना क्वेश्चन को मैं लिखूंगा और उसके बाद हल करूंगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिएगा दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है, यदि 2 धन x अनुपाते 4 धन x अनुपाते 5 धन x हो तो x का मान ज्ञात करिए। तो मैंने बताया था ना बच्चों कि जब भी 3 संख्याएं अनुपात में दी रहती है ना, तो उसको 4 संख्या बनाने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, बीच वाला जो संख्या रहता है ना उसको क्या करते हैं हम लोग 2 बार लिखते हैं। तो बोलोगे 2 धन x अनुपाते 4 धन x समानुपाते 4 धन x अनुपाते 5 धन x। तो देखिए इसको मैंने लिख दिया 2 धन x बटे 4 धन x बराबर 4 धन x बटे 5 धन x। अनुपात को बटा कर दिया, समानुपात को बराबर कर दिया। तो करते क्या है, करते हैं ये कि 2 धन x का गुणा करवाएंगे 5 धन x के साथ, तिर्यक गुणा करवाएंगे 2 धन x का गुणा 5 धन x के साथ, और 4 धन x का गुणा 4 धन x का गुणा करवाएंगे 4 धन x के साथ। तो समझिएगा यहाँ पर करना क्या है, तो करना बहुत आसान है कि नहीं। यहाँ पर क्या करवाएंगे, पहले 2 का गुणा 5 से, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 का गुणा 5 से करवाएंगे, फिर इसी 2 का गुणा करवाएंगे x के साथ, फिर इस x का गुणा करवाएंगे 5 के साथ, और फिर इसी x का गुणा करवाएंगे x के साथ। बराबर है तो बराबर। अब
जैसा रूल यहाँ अप्लाई किया है वैसा ही रूल यहाँ पर भी लगा दो। 4 का गुणा करवाएंगे 4 के साथ, फिर 4 का गुणा करवाएंगे x के साथ, x का गुणा करवाएंगे 4 के साथ और x का गुणा करवाएंगे x के साथ। समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर 2 पंचे कितना होता है बच्चे, 2 पंचे 10 हो गया। 2 गुणे x 2x, x गुणे 5 5x, x गुणे x x स्क्वायर, 4 गुणे 4 16, 4 गुणे x 4x, x गुणे 4 4x। 4x लिखिए या x 4 लिखिए, दोनों सेम होता है। x गुणे x x स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 10 2x धन 5x हो गया ये 7x x स्क्वायर, 16 4x धन 4x हो गया 8x धन x स्क्वायर। 10 को 10 लिख दिए, 7x को 7x लिख दिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर। देखिए प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16, प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8x, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो बच गया। क्या बच गया, जीरो। अब बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस स्क्वायर दोनों का क्या कट जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम सेम है और यहाँ पर +1 यहाँ पर -1 है। अब देखिए +10 और -16 -6 होता है। प्लस माइनस क्या होता है बच्चे, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 16 में से 10 जाएगा तो 6 आता है और बड़ा संख्या क्या है, 16 है। चिन्ह है माइनस का तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। प्लस 7x माइनस 8x तो आ जाएगा माइनस एक्स। कितना आ जाएगा, -x बराबर 0। सर इसमें कैसे किए, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 7 गया तो 1 को यहाँ लिख दिए, चलिए लिख देते हैं। और बड़ा संख्या क्या है 8, चिन्ह है माइनस का तो माइनस लगा दिए। अब देखिए -1x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +1x और यहाँ हो जाएगा -6। तो बच्चे कभी भी ना याद रखो, कभी भी ना 1 को लिखते नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -6 और ये आपका आ जाएगा उत्तर। क्या आ जाएगा, ये उत्तर। तो इसको ऐसे मत लिखिएगा, आप लिखिएगा अतः x का मान -6 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न तीसरा को हल करते हैं। प्रश्न तीसरा बोल रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करना है 10 विषम संख्याओं का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं होती क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उनको बोलते हैं विषम संख्याएं, या ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है उन संख्याओं को बोलते हैं विषम संख्या। तो प्रथम 10 विषम संख्या कौन कौन सी है, तो बोलोगे प्रथम 10 विषम संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी है। तो पहली विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 विषम संख्याएं हो गई जो कि प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। इनका निकालना है औसत। तो बच्चे औसत का सूत्र क्या होता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे ना, औसत बराबर होता है कुल प्रेक्षणों या फिर आंकड़ों, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, या सिंपल आंकड़ों की संख्या भी ले सकते हो या फिर प्रेक्षणों की संख्या भी ले सकते हो। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षणों का योग कैसे निकालेंगे, तो बच्चे कुल प्रेक्षणों का योग के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। योग मतलब जोड़। तो 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17 धन 19 बटे कितनी संख्याएं हैं, तो कुल 10 संख्याएं थी तो 10 लिख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ना थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, देखिएगा ना, समझिएगा। यहाँ पर 19 और 1 20, 17 और 3 20, 15 और 5 20, 13 और 7 20, 11 और 9 20। देखिए 20 कितनी बार आया, 1 बार 20, ये 2 बार 20, ये 3 बार 20, ये 4 बार 20 और ये 5 बार 20। 20 आया 5 बार, तो 20 गुणे 5 मतलब कि टोटल हल मतलब कि इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 100 आएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसको जोड़ने पे कितना आ गया, 100 आ गया बटे 10। तो 0 से 0 को कट जाएगा तो आ जाएगा 10 बटे 1, मतलब कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बोलोगे अतः प्रथम 10 विषम
संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न चौथा हल करते हैं। देखिए प्रश्न 4 क्या बोल रहा है। प्रश्न 4 बोल रहा है बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। तो हम बोलेंगे कि प्रथम बिंदु क्या है 6,8 तथा द्वितीय मूल बिंदु दूसरा क्या है मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु कितना होता है 0,0 0,0 होता है। तो हम क्या करते हैं इन दोनों बिंदुओं की मदद से x और y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि x बराबर y बराबर x बराबर y बराबर, देखिए कैसे निकालेंगे x और y का मान। तो मैंने बताया था ना बच्चे कि पहला मान होता है x का और दूसरा मान किसका होता है y का। तो पहला मान क्या है x है, दूसरा है y। पहला मान x है, दूसरा है y। ये प्रथम बिंदु है इसलिए 1 1, ये द्वितीय बिंदु इसलिए 2 और 2। तो बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी। तो बच्चे याद रखो दूरी का जो सूत्र होता है ना दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए कैसे हल करेंगे तो बहुत आसान है। ब्रैक कोष्टक है, कोष्टक x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है 6 स्क्वायर धन y2 का मान है 0 y1 का मान है 8 स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए बच्चे 0 माइनस 6 कितना होता है -6 का स्क्वायर धन 0 माइनस 8 कितना होता है -8 का स्क्वायर। अब देखिएगा -6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे -6 का स्क्वायर ना बच्चे -6 का घात 2 है। घात 2 का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखना है। माइनस माइनस प्लस और 6 छिक्का 36 तो कितना आ गया इसको 36 आ गया प्लस -8 का घात 2 है तो मतलब कि -8 को 2 बार लिखना है। माइनस माइनस प्लस 8 8 64 तो कितना आ गया ये 64 आ गया। तो जब आप लोग 36 और 64 को जोड़ोगे ना बच्चे तो आएगा 100। कितना आएगा 100 आएगा। अब 100 को कैसे हल करेंगे तो 100 को हल करेंगे 100 का निकालेंगे गुणनखंड। क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 100 कैसे निकालेंगे तो 2 के पहाड़ा में 50 बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 25 बार में आता है, 5 के पहाड़ा में 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 1 बार में। तो कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 1 बाहर, इन दोनों का जोड़ा बन गया तो 1 बाहर, 2 पंचे 10 और कुछ नहीं दिया है तो दूरी है इसलिए इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका मात्रक क्या आ जाएगा इकाई आ जाएगा। तो बोलोगे अतः बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी 10 इकाई होगी। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न 5वां हल करते हैं। प्रश्न 5वां बोल रहा है मान ज्ञात करना है। क्या किसका मान ज्ञात करना है tan 15 डिग्री बटे cot 75 डिग्री sin 31 डिग्री बटे cos 59 डिग्री। तो बच्चे देखिए अभी तक ना आप लोगों ने ना 0 30 45 60 और 90 का मान याद किया होगा। अगर याद किया होगा तो, नहीं याद किया तब तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए बच्चे जब भी कभी आपने 15 डिग्री का मान पढ़ा भी है तो पढ़ा भी नहीं होगा, 15 का नहीं पढ़ा होगा, 31 का नहीं पढ़ा होगा, 59 का नहीं पढ़ा होगा, 75 का नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चे तो देखिए ना जब भी कोई ऐसा मान आ जाए जो कि ना बहुत ही अजीब हो, मतलब कि उसका मान आपने पढ़ा ही नहीं है, तब क्या करते हैं तब देखते हैं ना कि क्या 15 और 75 को जोड़ने से 90 आ रहा है, क्या 31 और 39 को क्या 31 और 59 को जोड़ने से 90 आ रहा है। अगर 90 आ रहा है ना तो यहाँ पर एक रूल अप्लाई करते हैं, एक रूल लगाते हैं जिससे क्या होता है क्वेश्चन तुरंत बन जाता है। कैसे बनता है तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया है ना मान ज्ञात करने के लिए पहले उस क्वेश्चन को ही लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan 15 डिग्री बटे cot 75 डिग्री प्लस sin 31 डिग्री बटे cos 59 डिग्री। देखिए कैसे हल करेंगे, tan को मैंने लिख दिया tan। अभी मैंने बताया ना कि ना इसको रफ में करिएगा ना, यहाँ पर से करके लाइन खींचेगा, यहाँ पर लिखिएगा रफ कार्य। क्या लिखिएगा यहाँ रफ कार्य,
एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा कभी भी, और ना ही आपका इसमें वो चीज़ रह कर आप तो यहाँ पर किए हो तो तुम्हारा नंबर काट दूँ मैं, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो कभी भी। आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर बस लिखिएगा रफ कार्य। तो आप बोलोगे ना कि 15 धन 75 करने से क्या होता है, 90 आता है 90। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या कि 15 को ही छोड़ दो और 75 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा -75। तो देखिए 90 में से 75 को माइनस करिए तो 15 ही आएगा ना। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, 90 - 75 अंश लिख सकता हूँ। और यहाँ पर कॉट 75 था ही, उसको छोड़ दो ऐसे ही, प्लस साइन को साइन लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये बोल सकते हो क्या कि 31 धन 59 बराबर कितना होता है, 90 होता है। तो क्या आप 31 को ऐसा कर सकते हो, 90 - 59 प्लस में इधर भेजोगे तो यही करिए कि 31 को क्या लिख दीजिए, 31 को लिख दीजिए 90 डिग्री - 59 अंश बटे आ जाएगा यहाँ पर cos 59 अंश। तो बच्चे एक सूत्र यह होता है, उस सूत्र को याद रखिएगा। सूत्र क्या है बच्चे, तो सूत्र बहुत ही आसान है। तो सूत्र बोलोगे कि tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा क्या होता है बच्चे, तो tan 90 - थीटा होता है cot थीटा। थीटा की जगह पर है 75 तो 75, और यहाँ पर है cot 75 डिग्री धन। अब आप बोलोगे कि साइन 90 - थीटा, साइन 90 थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 59, और यहाँ पर cos 59 था ही। सर अब ये कैसे हो जा रहा है ये बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे, पेन से लिखोगे ना, ऐसे करके पेन से लिखोगे कि चूँकि tan 90 - थीटा कितना होता है, cot थीटा, तथा साइन 90 - थीटा कितना होता है, cos थीटा। देखिए समझाते हैं ना कि कैसे हुआ ये, इतना कैसे आया। तो हमको पता है कि देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, इसको लिखिएगा मत, जो भी लिख रहा हूँ ना पेंसिल से उसको लिखिएगा मत। देखिए tan की जगह tan था, 90 की जगह 90, माइनस थीटा की जगह क्या था, 75 था। तो यहाँ पर cot को cot लिख दिए। देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, 75 है, तो यहाँ थीटा क्या होगा, 75 होगा 75। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसके जगह क्या लिख दिया, cot 75, ठीक है ना। अब इसको समझिए, साइन की जगह साइन है, 90 की जगह 90, थीटा की जगह क्या है, 59, और कॉस, देखिए यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, 59 है, तो मैंने भी क्या कर दिया, 59 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बच्चे ये बताइए मुझे, देखिए इसको मत लिखिएगा, इसको और इसको मत लिखिएगा, इसको लिखना जरूरी है ये दोनों को। अब बच्चे मुझे ये बताइए कि x बटे x क्या होता है, तो x बटे x कट के 1 होता है। तो वैसे ही बच्चों cot और 75, मतलब कि cot 75 कट के कितना आएगा, कट के आएगा 1, और cos 59 करके कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 हो गया 2। तो आप बोल सकते हो अतः tan 15 डिग्री बटे cot 75 डिग्री धन साइन 31 डिग्री बटे cos 59 डिग्री का मान 2 प्राप्त होता है। और 2 प्राप्त होता है, इसके बाद ऐसे करके बोलोगे कि ये आ गया उत्तर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये आपको उत्तर। और यहाँ पर भी लिखिएगा ना कि होगी के बाद उत्तर। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 का 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। 6वां प्रश्न बोला जा रहा है कि ये वर्ग समीकरण जो है ना, वर्ग समीकरण है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण। सर क्यों बोल रहे हैं वर्ग और द्विघात, इसलिए बोला जा रहा है ना वर्ग और द्विघात, क्योंकि इसका घात 2 है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विघात, 2 घात, या फिर वर्ग। वर्ग कब निकालते हैं, जब घात 2 लगाते हैं तब निकालते हैं वर्ग। तो इस वर्ग समीकरण के क्या करना है हमको, मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे कि दिए गए वर्ग समीकरण x² - 5x धन 6 बराबर 0 नहीं है, बराबर 0 मत करिएगा, 6 की तुलना ax² धन bx धन c से करने पर हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, a बराबर b बराबर c बराबर। हम क्या पा रहे हैं जरा देखिएगा ना। तो यहाँ पर रफ में करिएगा, कहाँ करिएगा, रफ में करिएगा, ऐसे करके
रफ कार्य लिखेगा और यहाँ पर लिखेगा ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, और यहाँ पर लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x धन 6। तो ज़रा देखिए बच्चे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर से तुलना हो गया, ठीक है ना। तो एक से तुलना होगा, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या रहता है बच्चे, एक रहता है, एक गुणे एक्स स्क्वायर ही होता है, तो ए का मान आ गया 1। बी देखिए, एक्स से तुलना हो गया, तो बी का मान कितना आ गया -5, और सी का मान कितना आ गया 6। समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मूलों का योगफल। तो बोलोगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है -b/a, ये सूत्र होता है ना। तो माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है -5, a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 5/1, प्लस 5/1 कितना होता है 5 ही होता है, तो 5 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तथा हमको निकालना है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चे, इसका सूत्र होता है c/a, तो c का मान कितना है 6, a का मान कितना है 1, 6/1 कितना होता है बच्चे 6 होता है, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो अब आप ऐसा करके बोलेंगे कि अतः दिए गए समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है, पूर्ण विराम, ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न 7वां को हल करते हैं। देखिए प्रश्न 7वां क्या बोल रहा है, प्रश्न 7वां बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2y का घात 3 धन 4y² धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। तो ऐसा ही प्रश्न ना मैंने 2020 का ना सेट ए में और सेट बी में करवाया हूँ। उसमें क्या करवाया था, उसमें भी जो करवाया था ना, उसमें पहले मैंने 3 नियम बताए थे, 3 विधि बताए थे, सॉरी विधि नहीं, 3 स्टेप्स बताए थे, जिन स्टेप्स को फॉलो करके क्या कर सकते थे आप उसको आसानी से हल कर सकते थे। तो देखिए इसमें भी ना वही विधि को पहले लगाऊंगा और फिर क्या करूंगा, हल करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप था, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि घात को घटते, घात यानी यहाँ लिखिए चरों के घात को घटते क्रम में व्यवस्थित करो, मतलब कि चरों के घात को घटते क्रम में व्यवस्थित करो, पहला स्टेप। स्टेप 2 में करना है हम लोग को पहले पद को पहले पद से भाग देना है, पहले पद को पहले पद से क्या करना है, भाग देना है। और स्टेप तीसरा था कि स्टेप 2 का जो आंसर आएगा ना, स्टेप 2 के आंसर को भाजक से गुणा करना है, स्टेप 2 के आंसर को किससे गुणा करना है, भाजक से गुणा करना है। तो यही स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न भाग देने वाला बहुपद का आसानी से बन जाएगा। तो देखिए हमको भाग देना है तो हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पर देना है भाग 2y का घात 3 धन 4y² धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देना है। देखिए बहुत आसान है ना, कैसे भाग देते हैं, तो जो बताया हूँ वो स्टेप वही फॉलो करना है। तो पहला क्या था, पहला स्टेप था कि चरों के घात को घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए चरों का घात, देखिए यहाँ पर चर मतलब जिसका मान बदलते रहता है उसको बोलते हैं चर। तो x y z a b c d ये सारे क्या होते हैं, चर होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए x का घात 3 है, x का घात 2 है, x का घात 1 सॉरी यहाँ y का घात 3 है, y का घात 2 है, y का घात 1 है और y का घात यहाँ 0 है। तो यहाँ पर देखिए घात क्या है, घटते जा रहा है, हमेशा घटते जा रहा है। मतलब यहाँ 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 1 हुआ और यहाँ y है ही नहीं, मतलब कि 0 है। यहाँ पर y का घात कितना है, 0 है। तो पहला स्टेप तो कर दिए हम लोग कि घात को घटते क्रम में लिख दिए हैं। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप था कि हम लोग को पहले पद को पहले पद से भाग देना है। तो पहले पद ये वाला, इसका पहला पद क्या है, इसका पहला पद है 2y का घात 3। तो 2y का घात 3 को हमें भाग देना है y से।
तो देखिए दो तो दो ही आ जाएगा, यहाँ y 3 बार है और नीचे में एक y है तो एक y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा y का घात 2। इस y के घात 2 को यहाँ पर लिखना है, लिख दिए, दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप क्या बोलता है, तीसरा स्टेप बोलता है कि जो स्टेप 2 का जो आंसर है ना उसको क्या करना है, गुणा करवाना है भाजक से। भाजक बोलते हैं इसको y धन 1 से। तो देखिए गुणा करवाने का सिंपल सा तरीका क्या है कि पहले 2y का गुणा करवाइए y के साथ, 2y स्क्वायर का गुणा करवाइए y के साथ, फिर इसी 2y स्क्वायर का गुणा करवाइए 1 के साथ। तो 2y का घात 2 गुणे y, तो ये हो गया 2y का घात 3, और 2y स्क्वायर गुणे 1, तो ये हो गया 2y स्क्वायर। तो यहाँ पर बस लिख दीजिए, जो आया उसको लिख दीजिए। यहाँ पर आया 2y का घात 3 धन 2y स्क्वायर, और इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ करके देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि धनात्मक का चिन्ह है, तो धनात्मक है तो ऋणात्मक लिखेंगे, धनात्मक है तो ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब देखिएगा 2y का घात 3 माइनस 2y का घात 3, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सर ये क्यों कटेगा, क्योंकि देखिए दोनों का ना y का घात 3 y का घात 3 से हल होगा, y का घात 2 y का घात 2 से हल होगा। क्या सर हम लोग y का घात 3 और y का घात 2 को हल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग y का घात 3 को y का घात 3 से हल करेंगे, तो +2 और माइनस 2 कट क्या हो गया, 0 हो गया। +4 और -2, +4 और -2 कितना होता है, +2y स्क्वायर। यहाँ इसको लिख दो 3y और इसको लिख दो +1। ठीक है, अब ये पहला स्टेप हो गया ख़त्म, मतलब कि एक पड़ाव हो गया ख़त्म। अब दूसरा पड़ाव क्या करना है, दूसरा पड़ाव में फिर से यही अप्लाई करना है, यही करना है। पहले क्या करना है, चरों को घात के घटते क्रम में लिखना है, मतलब कि चरों के घात को घटते क्रम में लिखना है। तो चर का घात देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, पहले पद को पहले पद से भाग देना है। पहला पद क्या है, 2y स्क्वायर, दूसरा और यहाँ पर पहला पद क्या है, y, इसको भाग देंगे। तो सर क्या यहाँ पर हमेशा 2y स्क्वायर ही आएगा क्या, नहीं बच्चे, यहाँ पर जो आएगा उसका पहला पद, यहाँ पर पहला पद भाग देना है। तो 2 तो 2 हो गया, यहाँ y 2 बार है तो एक y कट जाएगा, तो बचेगा कितना, y, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2y, तो यहाँ पर लिख दो +2y। अब तीसरा स्टेप क्या बोलता है कि जो ये स्टेप 2 का जो आंसर होता है ना उसको भाजक से गुणा करवाते हैं, भाजक से गुणा करवाते हैं। तो भाजक है y धन 1, तो 2y का गुणा करवाएंगे y के साथ, 2y का गुणा करवा दिए y के साथ, फिर प्लस इसी 2y का गुणा करवाएंगे 1 के साथ, 2y का गुणा करवा दिए 1 के साथ, 2y इंटू y, ये हो गया 2y स्क्वायर, और 2y इंटू 1, तो ये हो गया 2y। तो ये कितना हो गया, इसे गुणा करवाने पर आ गया 2y स्क्वायर धन 2y। एक लाइन छोड़ करके देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि धनात्मक है, धनात्मक है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, धनात्मक है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो देखिए अब +2 -2, ये कट के क्या हो गया, 0, क्योंकि y स्क्वायर +2 होता है कितना है, 0 होता है। +3y - 2y, तो +y धन 1। अब देखिए अब फिर से यही करते हैं, फिर से दूसरा पड़ाव भी खत्म। तीसरा पड़ाव क्या है, तीसरा पड़ाव में घात, चरों के घात को घटते क्रम में लिखना है। तो देखिए चरों का घात को घटते क्रम में लिखा हुआ है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 0 है, ठीक है ना, घात 0 है। अब दूसरा स्टेप क्या है, पहले पद को पहले पद से भाग देना है। तो पहला पद क्या है, यहाँ y, और यहाँ पर पहला पद क्या है, y, तो y से y कट गया, तो बचा कितना, 1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब तीसरा स्टेप क्या बोलता है, तीसरा स्टेप बोलता है कि जो ये स्टेप 2 का जो आंसर आता है ना उसको गुणा करवाते हैं y के, मतलब भाजक से। तो 1 का गुणा करवाइए, चाहे आप 1 के साथ, चाहे आप 1 का गुणा, 1 गुणे 1 1 होता है, 1 गुणे 10 10 होता है, 1 गुणे 100 100 होता है, 1 गुणे y होता है, 1 गुणे y+1 ही होता है, ठीक है ना। तो 1 का गुणा चाहे किसी से करवाओ तो वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे y+1। एक लाइन छोड़ करके देखिए कुछ नहीं है, मतलब कि धनात्मक है, धनात्मक है तो ये हो जाएगा ऋणात्मक, धनात्मक है तो ऋणात्मक। तो देखिए y, प्लस में y माइनस में y कट के 0, प्लस में 1 माइनस में कट के 0। तो देखिए हमको बोला ही गया था कि क्या करना है, इसको भाग करने पर शेषफल 0 आता है। तो देखिए तो शेषफल 0 आ गया, तो सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, और ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए प्रश्न 8वां को हल करते हैं। प्रश्न 8वां बोल रहा है
कि सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। तो पहले तो सीखिए कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। मैंने बोल दिया ना कि अगर पहली विषम संख्या 3 है तो बताओ इसके क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी। तो बोलोगे सर 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, सर 3 के बाद तो 4 भी आता है और 5 के बाद तो 6 भी आता है। बच्चे हमको पढ़ना है विषम संख्या, तो 3 के बाद तो 4 आता है, 4 क्या विषम संख्या है। 5 के बाद 6 जो आता है, 6 क्या विषम संख्या है। तो नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्रमागत मतलब होता है मतलब कि उसके जस्ट बाद उसके अगले नंबर पे क्या आने वाला है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि सिद्ध करिए कि दो क्रमागत विषम संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे ना तो क्या होता है, वो हमेशा 4 का गुणज होता है। तो हमको तो पता नहीं विषम संख्या कौन सी है, तो हम बोलते हैं कि माना कि पहली क्रमागत विषम संख्या, तो पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है बच्चे, 2n-1 तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, 2n-3। सर यहाँ पर 2n-1 और 2n-3 कैसे लिए। तो बच्चे कुछ नहीं, आप बस सिंपल सा समझिए कि अगर मान लीजिए आप n का मान 1 रखते हैं, n का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो देखिए 2 एकम 2 और -1 है तो -1, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब n का मान यहाँ भी 1 रखिए क्योंकि यहाँ रखे हैं तो 2 एकम 2 -3 कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 2n रखते, क्या रखते, 2n रखते, तो अगर आप n का मान 1 रखते तो 2 एकम 2 होता, तो 2 क्या विषम संख्या है, नहीं। अगर आप यहाँ पर n का मान 1 रखते तो 2 एकम 2 कितना आता, 2 आता, तो 2 क्या विषम संख्या है, नहीं बच्चे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 2n-1 मानते हैं ताकि विषम संख्या आए। अगर हमको मानना रहता सम संख्या तो हम क्या मानते, हम मानते कि ना पहली सम संख्या क्या है, 2n है, और दूसरी सम संख्या क्या है, 2n-2, तीसरी सम संख्या क्या है, 2n-4। सर यहाँ पर 2 क्यों जोड़ रहे हैं, मतलब कि पहला था 2n, दूसरा था 2n-2, तीसरा था 2n-4 बच्चे, इसलिए ना क्योंकि देखिए इन दोनों में 3 के बाद अगर आप 1 जोड़ोगे तो कभी 5 आएगा नहीं, हमेशा 2 जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 के बाद भी यहाँ पर 2 जोड़ा हूँ तब 3 आया है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं 2 लिखता ना तो 2n-2 देखिए कितना होता है, 2 एकम 2, और यहाँ पर अगर 2 जोड़ता तो 2 और 2 4 होता, 2 और 2 4 होता। तो क्या ये विषम संख्या आता, नहीं आता ये। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा 2 का अंतर लेके चलता हूँ। समझ में आ गया। तो पहले इसको समझिए फिर समझाता हूँ सम संख्या वाले भी थोड़ा सा। तो सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत संख्या को, हाँ तो इन दोनों को मान लिए इतना है। तो अब बोलते हैं प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि इनको जोड़िए, इनका योग करिए। तो करते हैं, तो मान लेते हैं कि p बराबर 2n-1 धन 2n-3। देखिए पहली क्रमागत विषम संख्या और दूसरी क्रमागत विषम संख्या दोनों का योग करेंगे तो 2n-2n ये हो गया 4n, और 3 और 1 हो गया 4। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ गया n-1 आ गया, ठीक है। तो 4 को 4 लिख दिए, n-1 को हम लोग m मान लेते हैं। तो बोलते हैं कि माना n-1 बराबर m तथा m बिलोंग्स टू, इसको बोलेगा m बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं n से, ठीक है ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, याद रखिए। तो हम लोग क्या कर दिए, n-1 को m मान लिए हैं, और यहाँ पर बोल दिए हैं कि m क्या करता है, बिलोंग्स करता है प्राकृतिक संख्या से। यहाँ पर बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब कि यहाँ पर जो भी m का मान रखोगे ना वो क्या, मतलब कि जो भी m का मान आएगा वो क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बोलोगे p बराबर 4m, तो बोलोगे चूंकि p बराबर 4m है, इसीलिए देखिए यहाँ पर 4 आया ना, देखिए तो ये 4 का क्या है, गुणज है। तो चूंकि p बराबर 4m है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत
विषम संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। समझ में आ गया ना बच्चे। अब देखिए ना बच्चे, अगर ना सिंपल सा ना, अगर आपको ना मान लो ना कि आता है सर कि हम कैसे माने, हम कहीं भूल जाएंगे तो सम संख्या किसको मानना है, विषम किसको मानना है, तो बच्चे एक याद रखिए, ये है नहीं, ये आंसर हमारा यहीं तक हो गया है, उत्तर हमारा यहीं तक हो गया है। अगर मान लो कि आता है कि सम संख्या, यहाँ पर लिखा रहता सम संख्या, तो आप मानते कि पहली सम संख्या 2n है, दूसरा 2n धन 2 है, तीसरा 2n धन 4 है, और ऐसे करके ये आप मानते रहते आगे जितना भी बोलता। अगर आएगा विषम संख्या तो बोलोगे पहली विषम संख्या 2n धन 1 है, दूसरी 2n धन 3 है, तीसरी 2n धन 5 है, और इसी के आगे ऐसे करके चलते रहेगा आगे। तो समझ में आ गया। तो जब भी सम संख्या मानने के लिए बोलेगा तो बोलेगा 2n, 2n धन 2, 2n धन 4, 2n धन 6, 2n धन 8 डैश डैश डैश। विषम संख्या के लिए 2n धन 1, 2n धन 3, 2n धन 5, 2n धन 7, 2n धन 9 डैश डैश डैश। तो ऐसे करके मानेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न 9वां पर। देखिएगा प्रश्न 9वां क्या बोल रहा है। प्रश्न 9वां बोल रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन बोल रहा है तो आपको क्या करना है, एक बेलन बनाना है, ऐसे लेना है, एक बेलन ऐसे करके बना लेना है। ठीक है ना। लंब वृत्तीय मतलब होता है बच्चे कि ना वो बेलन ना सीधा होगा, एकदम क्या होगा, सीधा होगा, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, उसको बोलते हैं लंब वृत्तीय। सर लंब वृत्तीय में ना हम लोग क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं उसको कि ये लंब है, लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाता है वो। तो बोला जा रहा है कि लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, तो बेलन के आधार की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार बच्चे देखिए ना, ये ऐसा मान लो बेलन रहता है ना, तो बेलन का आधार जो होता है ना बच्चे वो ना वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार। और वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r। तो मैं भी वही बोलूँगा अभी यहाँ पर कि बेलन के आधार की परिधि क्या होती है, वृत्ताकार होती है, इसलिए बेलन का आधार कितना हो जाएगा, परिधि 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 को 2 लिख दिया, पाई को लिख दिया 22/7, पाई को लिख दिया 22/7, आर को ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर 22 है तो 22 लिख दिया। अब देखिए आर को यहीं पर छोड़ दिया मैंने, 22 को यहाँ लिख दिया। छोड़ दिया मतलब कि आर अगर बायां पक्ष में था तो बायां पक्ष में ही रहने दिया उसको, और बाकी को मैं दायां पक्ष में लेके जा रहा हूँ। दायां पक्ष मतलब कि देखिए ये दोनों गुणे में था आर के साथ, तो इधर गया तो भाग में, कोई दिक्कत। और ये देखिए भाग में था, इधर गया तो गुणे में। तो यहाँ हुआ क्या, तो 22 एकम 22, 22 एकम 22। ठीक है। और यहाँ पर आ गया 7/2। तो आर का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि आर बराबर कितना है, 7/2 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। बच्चे इसको बोलते हैं ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं त्रिज्या, जो कि आर आया, और यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं ऊंचाई। तो h बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो बोलोगे यहाँ पर लिखोगे कि बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्या ज्ञात करना है हमको, आयतन। तो बोलोगे कि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h। तो पाई का मान है 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। r का मान कितना है, 7/2, 7/2 का घात 2। सर घात 2 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर घात में 2 था। h का मान है कितना, h का मान है 10, तो 10 लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। देखिएगा 22/7 को 22/7 लिख दिया, 7/2 को 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दिया, और 10 तो 10 है। तो देखिए थोड़ा सा ना काटते पीटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बार में। तो
11 सते 77, 77 गुणे 5, तो 77 गुणे 5, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 पचे 35 और 3 38, तो कितना आ गया, इसको हल करने पर आ गया 385। आयतन को हमेशा लिखते हैं घन सेंटीमीटर, क्या लिखते हैं, घन सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर का घात 3, सेंटीमीटर का घात 3। तो अब आप बोल सकते हो यहाँ पर कि अतः बेलन का आयतन 385 घन सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो ये हो गया प्रश्न 9वां। अब बढ़ते हैं प्रश्न 10वां की ओर। देखिए प्रश्न 10वां में बोला जा रहा है वर्ग समीकरण 3x² माइनस 11x धन 2 बराबर 0 धन 10 बराबर 0 को हल कीजिए। हमको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है, देखिए ना, तो हल करना है मतलब कि इसमें हम लोग को x का मान निकालना है कितना होगा। तो देखिए इस समीकरण को ना हल करने के लिए ना कुल 3 विधि मतलब कि कुल 3 स्टेप है। कितने स्टेप है, 3 स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 1, तो मैं इसको हल करने के साथ साथ बताता हूँ स्टेप। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, 3x² माइनस 11x धन 10 बराबर 0। तो हम लोग करते क्या है स्टेप 1 में ना बच्चे, स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो ये x² के साथ जो गुणे में रहता है ना और जिसके साथ कुछ नहीं लिखा रहता है, उन दोनों को गुणा करवाते हैं पहले। तो मैंने क्या कर दिया, 3 का गुणा करवा दिया 10 के साथ। तो 3 गुणे 10 क्या होता है, 3 गुणे 10 होता है 30। बच्चे ऐसा ही प्रश्न ना मैंने ना सेट ए में भी हल करवाया था और सेट बी में भी हल करवाया था। उसमें भी मैंने यही बताया है मेथड कि ना इन 3 स्टेप को फॉलो करिए और बनाइए। तो आपको अगर और समझना है ना तो इसको समझने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सेट ए और सेट बी का आप प्रश्न क्रमांक 10 और 8 देख सकते हैं। सेट बी में वो 8वें नंबर पे था। ठीक है ना। तो ऐसा करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए ना, तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि इसको गुणा करवाना था, हम लोगों ने गुणा करवा दिया। स्टेप दूसरा क्या बोलता है, तो स्टेप 2 बोलता है कि जो ये संख्या प्राप्त होती है ना गुणा करवाने पर, उसका निकालते हैं हम लोग गुणनखंड। क्या निकालते हैं, गुणनखंड। अब सर अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर 30 है ना, तो देखते हैं कि 30 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 30 सबसे पहले आता है 1 के पहाड़े में 30 बार में, फिर आता है ये 2 के पहाड़े में 15 बार में, फिर आता है ये 3 के पहाड़े में 10 बार में, 4 के पहाड़े में आता नहीं है, 5 के पहाड़े में आता है ये 6 बार में, फिर ये 6 के पहाड़े में आता है। तो देखिए 6 तो पहले ही लिख चुके हैं, इसका मतलब कि इसका गुणनखंड निकल गया है। अब हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 होता है ना बच्चे कि अब स्टेप 3 में हुआ क्या, अब ये भाई साहब हो गए गुस्सा। क्यों हो गए गुस्सा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि वर्ग समीकरण इसको हल करने के लिए मतलब कि इस प्रश्न में मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो कहीं ना कहीं यूज़ करो। तुम तो बस क्या कर रहे हो, इन्हीं दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन को हल किए पड़े हो प्रश्न को। तो नहीं बच्चे, तो हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है, तुमको भी प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, स्टेप 3 में बीच वाले का यूज़ हम लोग स्टेप 3 में करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या कहते हैं 11 दिया हुआ, तो 11 लिखते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि जो ये गुणनखंड प्राप्त हुआ है ना, क्या इन गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पर हमको 11 मिलता है क्या। तो देखिए 30 और 1 को जोड़ेंगे तो 31 होगा, घटाएंगे तो 29 होगा, 11 नहीं हुआ। 15 और 2 को जोड़ेंगे तो 17 हुआ, घटाएंगे तो 13 हुआ, 11 नहीं हुआ, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। 10 और 3 को जोड़े तो 13 हुआ और घटाए तो 7 हुआ, इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। 6 और 5 को जोड़े तो कितना आ गया, 11 आ गया, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे 6 और 5। तो देखिए अब आगे क्या हो गया, तो यहाँ पर है 3x² लिख दिए, माइनस को माइनस, 11 को क्या लिख दिए, 11 को लिख दिए 6 धन 5 x धन 10 बराबर 0। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो मुझे पहले से ही पता था कि 11 को 6 धन 5 लिख सकते हैं। बच्चे 11 को तो 1 धन 10 भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। 11 को तो 2 धन 9 भी लिख सकते हैं। 11 को तो 3 धन 8 भी लिख सकते हैं। 11 को तो 4 धन 7 भी लिख सकते हैं। और 11 को तो 5 धन 6 भी लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। तो बच्चे तो हम लोगों ने इसी को क्यों लिखा, इन्हीं दोनों को क्यों लिखा, बाकी सबको क्यों नहीं लिखा बच्चे, यही पता करने के लिए कि 11 को क्या लिखे, 11 को क्या लिखे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। समझ में आ गया? 11 को ऐसा क्या लिखे कि उसका हल निकल आए, तो हम लोग यही 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। तो अगर आप 1 धन 10 लेकर के बनाएंगे या 10 धन 1 लेकर के बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा आपका। 2 धन 9, 3 धन 8, 4 धन 7, तो इन सबको लेकर के बनाएंगे तो कभी नहीं बनने वाला है। तो या तो आप 5 धन 6 लीजिए या तो आप 6 धन 5 लीजिए, तो ही आपका बनेगा ये। ठीक है ना? हाँ चलिए, तो अब आगे देखते हैं तो कैसे हल करेंगे। तो अब इसका इतना करने के बाद इसको लिख दिया मैंने 3x² माइनस को माइनस, अब x का गुणा करवाऊंगा तो हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 5x धन 10 बराबर 0। देखिएगा आगे 3x², अब गुणा करवा दिया हूँ। अब क्या करूँगा, ब्रैकेट को हटाऊँगा, कोष्टक को हटाऊँगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। देखिए जैसा मेथड मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप वैसा मेथड फॉलो करते हैं ना तो याद रखिए, मेरा यकीन मानिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप हर क्वेश्चन को इस मेथड से इजीली बना लेंगे। और यहाँ पर है +10 बराबर 0। अब ये मतलब गुणा करवाने के बाद अब निकालते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ इन दोनों में निकालेंगे और इन दोनों में निकालेंगे। तो देखिए उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ मतलब होता है कि जो जो समान समान होता है उसको बाहर निकाल लो। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या समान है, इन दोनों में 3 है, 3 निकालिए। इन दोनों में x भी है तो ये निकाल लिए। तो जब यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, तो 3 निकल गया और 2x में से 1x निकल गया तो बचा 1x, माइनस है तो माइनस। यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 2 और x तो निकाल दिया। सर गलत कर दिए सर, यहाँ से जब 3 बाहर निकालेंगे ना तो यहाँ पर 3 बचेगा। नहीं बच्चे, जब 6 है ना तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3। तो जब यहाँ से मैं 3 बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, 3 बचा। यहाँ पर 6 को 3 धन 3 नहीं लिखना है, यहाँ पर 6 को लिखना है 2 गुणे 3 को, क्योंकि 6 बनता है 2 गुणे 3 का गुणा करने से। ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 का जब निकाले तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है ना? इन दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ पर पहले माइनस है तो पहले माइनस को लिख लीजिए। ठीक है ना? इन दोनों देखोगे सर यहाँ पर 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 2। सर गलती कर दिए सर, यहाँ पर तो माइनस, यहाँ पर तो प्लस था, आप यहाँ माइनस लिख दिए, और यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर तो 5 लिखना चाहिए था। नहीं बच्चे ऐसा नहीं है। देखिए 10 कैसे बना है, तो 10 बना है 2 गुणे 5 करने से। तो जब तुमने क्या कर लिया, 5 को बाहर निकाल लिया ना, 5 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है ना? और सर ये माइनस का बताइए, तो देखिए बच्चे इन दोनों को गुणा करिए, -5 गुणे x तो -5x आएगा, फिर -5 गुणे 2 सॉरी -2 तो +10 आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। ठीक है ना? अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ तक बिल्कुल सही बनाते हैं, यहाँ तक बिल्कुल सही बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो लिखे रहते हैं ना उसी को यहाँ पर लिख दिया करिए, क्योंकि दोनों समान समान आना चाहिए। दोनों समान समान आ रहा है, इसका मतलब कि आपने क्या किया है, बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है? तो देखिए जो जो समान समान आया उसको लिखते हैं एक बार, और जो समान नहीं आया उसको लिखते हैं एक बार, और इसके बराबर 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x - 2 को एक बार 0 के बराबर लेते हैं और एक बार 3x - 5 को 0 के बराबर लेते हैं। तो देखिए x - 2 बराबर 0 है तो x -2 उधर जाएगा तो +2, तो x बराबर कितना आ गया, 0 धन 2 2 ही होता है। 3x -5 उधर जाएगा तो 5, तो x बराबर क्या आ गया, 5/3। तो यही आ गया आपका हल। तो बोलोगे अतः वर्ग समीकरण के हल x बराबर 2 व x बराबर 5/3 है। ठीक है? तो देखिए ना बच्चे, अब क्वेश्चन आता है ना कि ना निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कर उसके शून्यक ज्ञात करिए। उसके शून्यक, तो बच्चे इसी को बोलते हैं शून्यक। जो ये x का मान निकला है ना, इसी को बोलते हैं शून्यक। फिर क्वेश्चन आता है कि दिए गए वर्ग समीकरण को हल करके इसके मूल ज्ञात करिए। मूल, तो बच्चे जो ये x निकला है ना, इसी को बोलते हैं मूल। तो बच्चे देखिए यहाँ x का घात 2 है तो मतलब इसके x का 2 मान निकलेगा। x का घात 3 रहता तो यहाँ पर x के 3 मान निकलते। x का घात 4 रहता तो यहाँ x के 4 मान निकलते। लेकिन आप इतना दिक्कत मत लीजिए, केवल आपको x का घात 2 है ना तो केवल 2 ही तक पूछा जाएगा। 2 के बाद 3 और 4 वाला आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं मूल और शून्यक। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि वर्ग समीकरण के मध्य पद को तोड़कर उसका गुणनखंड ज्ञात करिए। क्या 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 ज्ञात करिए? गुणनखंड। तो देखिए हम लोग क्या किए, इसे मध्य पद को तो तोड़े हैं, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। और उसका गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड जब निकालते हैं ना, तो यहाँ पर 0 0 0 नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में खुद 0 नहीं देगा, तो हम लोग केवल यहाँ तक निकालते हैं, ये यहाँ तक निकालेंगे। मतलब कि इसमें से 0 को समझिए कि 0 यहाँ पर नहीं है और हल कर दीजिए, तो ऐसे ही निकालेंगे गुणनखंड, मतलब गुणनखंड केवल यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 10 तक हो गया है हल। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 18 तक ना सेट ए के ही प्रश्न क्या रहते हैं, इसमें रिपीट रहते हैं, बस उसका सीक्वेंस चेंज रहता है। जो सेट ए में क्वेश्चन 15 नंबर पे होगा, वो सेट बी में हो सकता है कि 11वें नंबर पे हो या 20, ठीक है ना। ऐसा करके बस उसका क्रम चेंज रहता है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 18 तक मैंने पहले ही हल करवा दिया है। आप उसके लिए सेट ए का मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है वीडियो ख़त्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।